सबसे पहले मैं डॉक्टर वैदेही जी को योगिनी लल्लेश्वरी पर लिखी उनकी उत्कृष्ट पुस्तक के लिए अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया गया, एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवयित्री ललदेव के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललदेव के वाक्य आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेव को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है। एक बड़ी प्रख्यात बात हमारे यहाँ कही जाती रही किताबों के संदर्भ में, और मैं इसे उद्धृत करना चाहूँगा। किताबों के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है कि किताबें हाथ में थामी हुई वो खिड़कियाँ हैं जिनसे आत्मा बाहर की दुनिया को झांकती है। इस प्रख्यात कथन को इस किताब को पढ़ने के बाद साक्षात आप महसूस करेंगे। जब सामान्य रूप से जिंदगी में उलझनें आती हैं, उलझनों के कारण मनुष्य के आत्मविश्वास डोलता है, तब अनेक लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जवाब पूछते हैं और मुझे लगता है वो और उलझा देता है। वजह जो जवाब मिलता है उसमें गहराई नहीं होती। जो जवाब मिलते हैं उनके नजरिए में गहराई भी नहीं होती। किताबें हमें उन विचारों तक ले जा सकती हैं जिनकी स्वतंत्रता पर कभी संदेह नहीं पैदा होता। निर्णय लेना जीवन में आसान हो जाता है। दूसरों का दर्द, सपने और सोच को समझने की क्षमता बढ़ती है किताब पढ़ने से। क्या बताएं, डॉक्टर वैदेही जी की रचित यह किताब कितनों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे, मैं नहीं जानता, ये भविष्य बताएगा। और इसलिए आज मैं इस सभागार में आपसे कहना चाहता हूँ कि ये किताब जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। मैं कह सकता हूँ कि ये मस्ट रीड ये वाली किताब है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि इसे जरूर पढ़िए। मैं ललदेव साहित्य सम्मान से नवाजे गए सभी सम्मानित लेखकों, विचारकों और शिक्षाविदों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आपकी साधना इस बात का प्रमाण है कि साहित्य एवं शिक्षा में समाज को प्रेरित करने और नई चेतना जगाने की अद्भुत शक्ति निहित है। आपका सम्मान करते हुए आज उस सृजनशीलता का सम्मान किया गया है जो कर्मों एवं सपनों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करता है। हम सब जानते हैं साहित्य को समाज की अनिवार्य आवश्यकता हमारे यहाँ माना गया है। समाज का दर्पण भी है ये, सभ्यता की अंतरात्मा भी है और भविष्य का मार्ग आलोकित करने वाली मसाल भी है। वह मसाल हमें ललदेव, मुंदरसी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास के रूप में दिखाई पड़ता रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में। भगवान शिव की साधिका के रूप में
ललदेव ने समाज को एक नया मार्गदर्शन दिया और कहा, गोसर वर्णम कुनुई वचुन नेबरु दपनम अंदर अचुन। अर्थात गुरु ने मुझे केवल एक वचन कहा और वह था बाहर से भीतर प्रवेश करना। वही वाक्य मेरे लिए निष्ठा का मंत्र बन गया। अभी डॉक्टर वैदेही जी ने हम सबके सम्मुख उसे विस्तार से बताया है। वहीं कबीरदास भी सावधान करते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। ये दर्शन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से निकला है। अगर मैं योगिनी ललेश्वरी की बात करूं तो उनके जीवन, उनके दर्शन पर आधारित डॉक्टर वैदेही की यह पुस्तक हमें अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ती है। ललदेव को मैं भारत के सर्वधर्म समभाव की संस्कृति का भी प्रतीक मानता हूँ, जिन्होंने आपसी भाईचारे की नींव इस धरती पर रखने का काम किया था। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हम सब जानते हैं, शिव छुई थल थल रोजान मोजान हयों तो मुसलमान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, वह सर्वव्याप्त है और इसलिए हिंदू और मुसलमान में भेद करने की जरूरत है नहीं। हम सब जान रहे हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र तीर्थ यात्रा यहाँ चल रही है। देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज वो आंकड़ा 2.5 लाख के ऊपर पहुंच गया है। सभी धर्मों का एक साथ जुट करके काम करना और अमरनाथ जी की यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करना, ये इसी भाव को तो दर्शाता है। मैं मानता हूं कि सर्वधर्म समभाव का उनका यह दर्शन हमारी सबसे अनमोल विरासत है और उसे सहेजना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हम सबका सबसे बड़ा दायित्व है, जिसको डॉक्टर वैदेही ने अपने किताब के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया है। एक बात डॉक्टर वैदेही जी ने भी कही और विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने भी कही, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि अभी तक कोई ऐसा संग्रहालय नहीं बन सका है, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि आने वाले 2 महीने में ये काम जरूर शुरू हो जाएगा और अच्छा संग्रहालय बने इसकी कोशिश की जाएगी और आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। हमारा राष्ट्र विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के रूप में माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने जब विभिन्न कार्यक्षेत्र की एक ईंट रखकर इसका निर्माण किया था, तब उन्होंने विज्ञान को संस्कार से, साइंस को संस्कार के साथ जोड़ा और साइंटिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट बनाया। और इसलिए भारत दुनिया के अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमारी परंपरा, जो बात डॉक्टर वैदेही कर रही थी, बाहरी और आंतरिक दोनों यात्राओं पर बल देती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में आपको ये नजर आएगा कि उन महान परंपराओं में तमाम मूल्यों को हमने अभी भी बचा कर रखा है। भारत की आध्यात्मिक संपदा आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है, क्योंकि आध्यात्मिक संपदा हमारा वो अनुभव है जिसमें प्रत्येक भारतीय स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और मैं चाहूंगा कि इस आध्यात्मिक परंपरा को और सहेजे जाने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं जब ये बात कहता हूं तो अतीत में लौट जाने का आह्वान मैं नहीं कर रहा, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि हमारी विरासत में जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, उसका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। जड़ों से जुड़े रहते हुए भी खुले रहने का एक मार्ग है। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं वह हवा से नहीं रहता, वह झुकता है, बचता है और आगे भी बढ़ता है। दूसरा, मैं
सभी से एक निमंत्रण के तौर पर बात कर रहा हूं कि अपनी विरासत की उस चीज को जरूर खोजिए जिसे आपने जीवन की व्यस्तताओं में कहीं पीछे छोड़ दिया है। मेरा सबसे आग्रह है, वह भाषा भी हो सकती है, वह किसी गीत की रचना भी हो सकती है, वह मिल बैठकर बात करने वाली परंपरा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और मेरा निवेदन होगा कि उसे फिर से अपनाइए। और इसलिए वो जरूरी है कि नई पीढ़ी को भी अपनाने के लिए तभी हम प्रेरित कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमारा सबसे बड़ा संसाधन हमारी पहचान की गहराई है, जिसे हमारी महान संस्कृति ने सदियों से एक हाथ से दूसरे हाथ तक जलती हुई लौ की तरह पहुंचाने का प्रयास किया है। और मैं युवा पीढ़ी का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इस लौ को बुझने मत दीजिए। संस्कृति की एक लौ से करोड़ों लौ जलाने का वक्त अब आ चुका है। और जिन विभूतियों को सम्मानित किया गया है, उन्होंने अपने असाधारण योगदान से पूरे राष्ट्र को समृद्ध किया है। ये समाज के पथ प्रदर्शक हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से सिद्ध किया है कि उत्कृष्टता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती, बल्कि उस बात से मापी जाती है कि किसी व्यक्ति ने समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव कैसा छोड़ा है, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो, शिक्षण के माध्यम से हो, कला के मंच पर या लोक सेवा के क्षेत्र में। इन सभी लोगों ने हमारे सामूहिक भविष्य को दिशा देने का काम किया है। मैं मानता हूं कि तेजी से बदलते इस युग में साहित्यकारों और शिक्षाविदों की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा अधिक है। वे विचारों के निर्माता, ज्ञान के संरक्षक और नई पीढ़ी के मार्गदर्शक हैं। साहित्य ही हमें संवेदनशील बनाता है और शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करती है। जब ये दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ मिलते हैं, तब वे कैसे जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं जो राष्ट्र को सही दिशा दे सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज परंपरा और आधुनिकता के संगम पर खड़ी है। उसके हाथों में तकनीक है, लेकिन उसके मन को जीवन के नए उद्देश्य की तलाश भी है। ये हमारे साहित्यकारों का दायित्व है कि वे युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ें। हमारे शिक्षकों का नैतिक उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें केवल कौशल नहीं, बल्कि मूल्य, आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करें। यदि साहित्य और शिक्षा साथ चले तो राष्ट्र का विकास केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी होगा। समस्त जम्मू कश्मीर के राष्ट्र के बुद्धिजीवियों, विचारकों, साहित्यकारों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों और पत्रकारों से भी मुझे लगता है कि आज ये जरूर बात कहनी है, पहला क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। युवाओं को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। दूसरा, अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हम करें। अपनी परंपराओं, लोक संस्कृतियों और सांस्कृतिक धरोहरों का दस्तावेजीकरण करें, उनका अध्ययन करें और उन्हें नई पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वैश्विक युग में अपनी पहचान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। तीसरा, ज्ञान को कर्म से कैसे जोड़ा जाए। विचार केवल पुस्तकों और गोष्ठियों तक सीमित न रहे, उन्हें नीतियों और इनोवेशन के रूप में समाज के कल्याण हेतु रूपांतरित करने का प्रयास किया जाए। चौथा, आप सभी को युवाओं का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। अपने अनुभव और ज्ञान को उदारतापूर्वक साझा करने की जरूरत है और विद्यार्थियों तथा यंग प्रोफेशनल्स को राष्ट्र हित के कार्य करने की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। पांचवा आग्रह होगा कि विषयों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
जलवायु परिवर्तन और तकनीकी चुनौतियों जैसी समस्याओं का समाधान किसी एक क्षेत्र के पास नहीं है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ मिलकर समग्र समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें इस बात का हमेशा स्मरण रखना होगा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का दायित्व नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। और मैं बात आज जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मजबूत अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी संसाधन का निर्माण तो सरकार कर सकती है, परंतु उसका संरक्षण जागरूक और विवेकशील नागरिक ही कर सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप एक समृद्ध और गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी और एक उज्जवल भविष्य के निर्माता भी हैं। हम सबकी अपेक्षा है कि सामान्य उपलब्धि से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने प्रत्येक कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भविष्य उन्हीं का होता है जो बड़े सपने देखने का साहस करते हैं और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं। राष्ट्र निर्माण एक सतत यात्रा है। यह यात्रा धैर्य, परिश्रम, सहभागिता और सामूहिक संकल्प से ही सफल होती है। आइए हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए जुटे जहां ज्ञान का सम्मान हो, सृजनशीलता का उत्सव मनाया जाए, युवाओं को इनोवेशन से जोड़ा जाए और जहां ललदेव, नंद ऋषि, कबीर, सूर, तुलसी के दर्शन को जीवन में उतारा जाए। एक बार पुनः डॉक्टर वैदेही ललदेव साहित्य सम्मान के सभी पुरस्कार विजेताओं तथा उन सभी विशिष्ट विभूतियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिनका योगदान हमारे समाज को निरंतर समृद्ध कर रहा है। जैसा मैंने कहा, आजकल श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा चल रही है। मैं भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहे। आपके विचार और आपके कर्म हमें ऐसे मजबूत भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करें जो समृद्ध हो, विवेकशील हो, शक्तिशाली हो, करुणामय हो, आधुनिक हो, लेकिन अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ भी हो। इतनी ही बात कह करके आयोजन में आए सभी बंधुओं को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और विशेष रूप से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी और डॉक्टर नीरजा मट्टू जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, ladies and gentlemen. A very warm अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे। श्री तीरथ सिंह रावत जी, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रोफेसर नीरजा मट्टू जी,